गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कुछ एक फर्स्ट पार्ट कर किया था। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स आते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स एक डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी सबमिट करती है एज ए पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी। कोई पब्लिक इशू लेके आती है, पब्लिक ऑफर शेयर का, वेंचर किसी चीज का, वो उस प्रोस्पेक्ट्स एक तरह से वो इनविटेशन डॉक्यूमेंट, उसे बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स। डीमटेरियलाइजेशन क्या होती है? डीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है बाय विच जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो शेयर पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, आजकल डीमैट फॉर्म में होते हैं। कुछ एजेंसी हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल वगैरह, जिनके पास शेयर स्टोर रहते हैं डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास उसका रिकॉर्ड रहता है। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रखने की अब जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी या शेयर या किसी तरह की जो शेयर फिजिकल सर्टिफिकेट्स को डीमटेरियलाइज करवाने का प्रोसेस या कन्वर्ट कराने का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में, उसको डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। चेक बाउंसिंग केस है जो सेक्शन 138 में होता है। ये कौन सी कोर्ट में किया जा सकता है? कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास किया जा सकता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं पिछले सालों में आए हुए हैं एग्जाम में, उसमें से लिए हुए हैं, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन जो है। जरूरी नहीं इसमें से इस बार पेपर में आए, हो सकता है काफी सारे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कोई ना आए। फिफ्थ डिजिट आईएफएससी कोड में क्या होता है? जीरो होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में है PUNV जीरो, फिफ्थ डिजिट हमें जीरो है, सभी बैंकों में जीरो है। प्रेजेंटली इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फ्यूचर यूज के लिए रखा हुआ है। फ्यूचर यूज में कभी ना कभी इसकी जरूरत हो सकता है, फ्यूचर में पड़े। IRDA में डी क्या किसके लिए है? डी इज फॉर डेवलपमेंट। IRDA किस चीज की एब्रिविएशन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो डी है डेवलपमेंट के लिए। NEFT में टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT एब्रिविएशन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। अनसिक्योर्ड सबस्टेंडेड लोन के ऊपर प्रोविजन कितना होता है? 25%। देखो, एनपी होने के बाद सबसे पहले सबस्टैंडर्ड होता है। सबस्टैंडर्ड पे नॉर्मल प्रोविजन होता है 15%, जो नॉर्मल सबस्टैंडर्ड है। जो अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड है उसके ऊपर 25% होता है। डाउटफुल के केस में, अनसिक्योर्ड के केस में, जितना जो पोर्शन अनसिक्योर्ड होता है उसके पे, उस पोर्शन पे 100% प्रोविजन होता है। लेकिन सबस्टैंडर्ड के केस में अनसिक्योर्ड है या सिक्योर्ड है, सभी के ऊपर मतलब अनसिक्योर्ड के केस में अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड 25% होता है। लेकिन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को, अनसिक्योर्ड का मतलब सबस्टैंडर्ड में बेसिकली अनसिक्योर्ड किसको लेते हैं? एब इनिशियो जो सबस्टैंडर्ड था, एब इनिशियो जो सबस्टैंडर्ड था। इंटरेस्ट सबवेंशन का क्या रेट है KCC में? इंटरेस्ट सबवेंशन का रेट क्या है? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए 3% है। अदरवाइज कितना है? 2% था पहले, अभी रिसेंटली कम करके 1.5% किया है। कितने अमाउंट तक होता है वो? 3 लाख तक। जो लाइड एक्टिविटीज हैं, जो फार्मर ओनली लाइड एक्टिविटीज में है, उस केस में 2 लाख रुपए, अदरवाइज 3 लाख रुपए तक 1.5% है इंटरेस्ट सबवेंशन का रेट। पहले 2% होता था। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए 3% एडिशनल है। फार्मर को रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% लगता है। साथ में से प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का निकाल के 4% फार्मर को कॉस्ट की, अगर वो प्रॉम्प्ट रीपे करता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एक्सटेंशन है जो, वो कितने पीरियड के बाद? 5 साल के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंशन की जा सकती है। 5 साल के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंशन की जा सकती है। लीड बैंक स्कीम में डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली। लोन फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी सेक्टर में कहाँ तक होता है? 100 करोड़ तक। लोन फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी सेक्टर में 100 करोड़ तक होता है। MSME का क्लासिफिकेशन पे जो न्यूमेरिकल कह लो, इन्वेस्टमेंट 85 लाख है, सेल 7 करोड़ है, तो ये कौन सा हो, कहाँ क्लासीफाई होगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट 85 लाख है, सेल 7 करोड़ है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो, सेल अप टू 5 करोड़ हो, तो होता है वो माइक्रो एंटरप्राइज। सो इन्वेस्टमेंट तो माइक्रो वाली आ गई, लेकिन सेल 5 करोड़ से ऊपर हो गई।
जब सेल ऊपर हो गई तो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा स्मॉल एंटरप्राइज में। स्मॉल एंटरप्राइज कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट ये माइक्रो होता है 1 करोड़ और 5 करोड़। स्मॉल कौन सा होता है? 10 करोड़ और 50 करोड़। 5 टाइम ही होती है सेल्स। स्मॉल होता है 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ तक सेल्स। सो 50 करोड़ तक होती है, कहने का मतलब 10 करोड़ से 50 करोड़ नहीं होती। इसी इसी तरह ये इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, क्योंकि दोनों में से अगर एक बढ़ जाए तो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है। मीडियम कौन सा होता है? 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, सेल कितनी? 250 करोड़ तक। इस सेल के अंदर एक्सपोर्ट टर्नओवर को लेस किया जाता है, एक्सपोर्ट टर्नओवर इसमें काउंट नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, ओडी मैक्सिमम लिमिट क्या है ओडी की? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मैक्सिमम ओडी दिया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम में। कन्या समृद्धि स्कीम में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इंटरेस्ट की क्या है? एनुअल। एनुअल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार। ग्रेच्युटी जो एम्प्लॉय को होती है, मिलती है रिटायरमेंट के समय, और टैक्स एग्जेम्पशन पर्पज के लिए एग्जेम्प्टेड कहाँ तक है? 20 लाख के तक। 20 लाख से ऊपर मिल सकती है अगर बनती है। जैसे बैंक में दो तरह से बैंकों में कैलकुलेट होती है, या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन एक्ट। ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन एक्ट में ज्यादा बन जाती है, अगर 20 लाख से ज्यादा बन जाती है तो मिलेगी उसको, लेकिन ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है। सेविंग की इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली और अर्लियर, ये गाइडलाइन है आरबीआई की। इंटरेस्ट पेमेंट या क्वार्टरली कीजिए या अर्लियर कीजिए, क्वार्टरली से एटलीस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग उसकी करनी पड़ेगी। Process of creating evidence for dishonor of bill of exchange through notary public is called noting. Basically, noting and protesting, section 99 and 100 of Negotiable Instrument Act है। Noting है 99, protesting protest section 100। जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस और ड्यू टू नॉन पेमेंट, तो नोटरी पब्लिक के पास वो नोट करवाना होता है। उस नोट करवाने को नोटिंग बोलते हैं। उस नोटरी पब्लिक एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि डिसऑनर हो गया, मैंने देख लिया, तो उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं प्रोटेस्ट। सो प्रोटेस्ट सेक्शन 100 में डिफाइन किया गया है, नोटिंग सेक्शन 99। बिलफुल डिफॉल्टर कौन डिक्लेयर करता है बैंक में? एक कमेटी होती है जो हेडेड बाय ईडी ऑफ द बैंक, आफ्टर द रिव्यू बाय एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक। एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक उसको रिव्यू करता है, उस कमेटी, जो कमेटी बिलफुल डिफॉल्ट डिक्लेयर करती है। एसएलबीसी की मीटिंग, ये भी पहले हमने पीछे किया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेटिव कमेटी। एसएलबीसी से रिलेटेड सारी मीटिंग आप बस याद रखना कि क्वार्टरली होती है। ठीक है। स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी बेसिकली क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये स्टेट डिफरेंट, हर स्टेट में एसएलबीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेट, एक बैंक को दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक के पास पंजाब हरियाणा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पहले, ओबीसी मर्जर के बाद ओबीसी के पास थी, दिल्ली, दिल्ली भी आ गया था। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास था, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट थी, आई थिंक शायद एग्जैक्टली नहीं मेरे ध्यान में, लेकिन वहां की एक स्टेट थी, शायद त्रिपुरा थी, शायद त्रिपुरा थी शायद। वहां की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएनबी के पास आई। सो एसएलबीसी की हर स्टेट के पास, हर स्टेट में एक किसी बैंकर को, जो उस बैंक में, उस स्टेट में, उस स्टेट का मेन बैंक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली दिस इज ए ब्रिज बिटवीन बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने में, बैंकों की इशूज गवर्नमेंट तक लेके जाने के, गवर्नमेंट की स्कीम बैंकों के पास लेके जाने के लिए ये एक ब्रिज का काम करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है। ये दिया हुआ है, करंट एसेट 60 है, एनडब्ल्यूसी 10 है। करंट रेशो क्या होगी? करंट रेशो क्या होगी? करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इसमें करंट लायबिलिटी तो दिया नहीं हुआ, करंट रेशो कैसे निकालेंगे? देखो, करंट रेशो, एनडब्ल्यूसी क्या होता है? एनडब्ल्यूसी इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है नहीं, सो करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? एनडब्ल्यूसी क्या होता है? सॉरी सॉरी, ऊपर कर गया। एनडब्ल्यूसी, एनडब्ल्यूसी क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है।
एनडब्ल्यूसी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एनडब्ल्यूसी दिया हुआ है 10, 10 इज इक्वल टू करंट एसेट्स 60 है, 60 माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितने आ गया, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60 माइनस 10, 50 हो गया। सो करंट एसेट्स दिया हुआ है 60, करंट लायबिलिटी 50, तो करंट रेशो कितना हो गया, करंट रेशो इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 1.2। तो ये करंट रेशो हो गया 1.2 इस पर्टिकुलर केस में। एनईएफटी एंड माइकर है जो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं। एनईएफटी में 11 डिजिट होता है जो, देखिए एनईएफटी में भी आरटीजीएस में भी, ठीक है। आईएफएससी आईएफएससी कोड जो नहीं नहीं नहीं, एनईएफटी एंड माइकर का है 9 डिजिट का, माइकर 9 डिजिट का होता है, ठीक है। आईएफसी आईएफएससी कोड है जो एनईएफटी में यूज होता है, आरटीजीएस में यूज होता है, वो होता है 11 डिजिट का। आईएफएससी कोड होता है 11 डिजिट का, माइकर होता है 9 डिजिट का। नंबर ऑफ डिजिट्स कई बार क्वेश्चन आता है। एनईएफटी के लिए या आरटीजीएस के लिए क्या यूज होता है, आईएफएससी कोड, वो कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक के केस में क्या है, PUNB 05 प्लस अगले 6 डिजिट है जो 16 आईडी है, तो 11 डिजिट का होता है। माइकर कोड होता है 9 डिजिट का। बैंक लिक्विडिटी बारो आरबीआई से किस रेट पे करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, रेपो के अगेंस्ट। रेपो रेट पे बैंकों को आरबीआई से लोन मिलता है। एडिशनल विंडो है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है 25 पैसे। एडिशनल विंडो उसके मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे भी मिल जाता है 25 पैसे एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, बिना सिक्योरिटी के मिल जाता है बेसिकली। सॉरी, सिक्योरिटी तो देनी पड़ती है, सिक्योरिटी अपनी एसएलआर कोटा होता है जो, वो 1% डिप करके हम पेनल्टी नहीं लगेगी, एसएलआर वाली सिक्योरिटी में से ही सिक्योरिटी आरबीआई को दी जा सकती है, ठीक है। उसके 1% तक उसकी परमिशन होती है डिप करने की, डिप करवाने की, 1% तक लेस करके वो आरबीआई से अंडर एमएसएफ बारो किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का फार्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। इसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कह लो या डेट इक्विटी रेशियो कह लो, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय डेट्स टेंजिबल नेटवर्थ, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट क्या है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, 31/3/23 का 9.5% है। देखो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का जो टारगेट है 10% है। ये दो टारगेट मैं आपको कहूंगा जहां याद रखने के लिए, थोड़ा सा फार्मूला भी बताता हूँ। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का रेट है, टारगेट है 10%, 31/3/24 का 10%। 10% है 31/3/24 का। अगर 31/3/23 का पूछ लेते हैं, आधा परसेंट कम कर लीजिए, 9.5%। अगर उससे और पीछे चला जाए 31/3/22 का, तो आधा परसेंट और लेस कर दीजिए, 9%। अगर एक साल और पीछे चले जाएंगे 31/21 में, वैसे पूछने की संभावना है नहीं, तो 8%। तो ये पहले अगले साल 31/3/24 को ये टारगेट है, ये मान लीजिए, याद रख लीजिए। 31/3/24 को 10% होगा, 31/3/23 को अगर पूछ लेते हैं तो आधा परसेंट लेस, 31/22 को आधा परसेंट और लेस, 31/3/21 को दो बार आधा आधा है, जहां पे 1% लेस हो जाता है। ये टारगेट है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का। इसी तरह वीकर सेक्टर का पूछा जाता है। वीकर सेक्टर का टारगेट कितना है, 12%। कब का है, 31/3/24 का, 31/3/24 का। अगर 31/3/23 का पूछ लिया जाता है तो आधा परसेंट लेस कर लीजिए, 11.5%। अगर 31/3/22 का पूछ लिया जाता है तो आधा परसेंट और लेस कर लीजिए, 11%। अगर 31/3/21 का कर लिया जाता है तो 1% लेस, उसी तरह जैसे ऊपर किया है, तो 10%। तो ये सो ये है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का, ये है वीकर सेक्टर का। ये याद रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ये वीकर सेक्टर का है, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का है, ठीक है।
PMFBY ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। इसका एनुअल क्रॉप्स के वाले के लिए क्या प्रीमियम का रेट क्या है? 5%। स्टैंड अप इंडिया लोन है, सैंक्शन किया है SC ST को, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या होगा? एससी बेसिकली स्टैंड अप इंडिया लोन दो कैटेगरी को दिया जाता है, वुमेन एंड SC ST, दोनों के लिए सेम है। मिनिमम 10 लाख रुपए, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। ये 10 लाख है, ये 10 लाख से ऊपर नहीं है, 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख मिनिमम, 1 करोड़ तक ये लोन दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया में वुमेन एंड SC ST को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एक, जो मॉनेटरी पॉलिसी को, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बेसिकली है ये। इसकी मीटिंग्स कितनी होती हैं साल में? एज पर स्टैट्यूट 6 मीटिंग, 4 मीटिंग होनी मैंडेटरी है, लेकिन एक्चुअली 6 मीटिंग होती हैं इसकी, साल में 6 मीटिंग होती हैं। इसके 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव। वोटिंग से इसका डिसीजन होता है कि रेपो रेट बढ़ाना है, SLR बढ़ानी है, CRR बढ़ानी है, ये फैसला करती है। वोटिंग से होता है डिसीजन। अगर टाई हो जाए, 3-3 वोट्स आ जाए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के पास डिसाइडिंग वोट देने का वो राइट होता है, डबल वोट उसकी सेकंड वोट होती है। इन्फ्लेशन टारगेट्स को जो मीट करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन का टारगेट 5 साल में एक बार इशू करती है। अगर वो ना मीट कर पाए तो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिजर्व बैंक को बताना होता है कि क्यों हम ऐसा नहीं कर पाए, क्या इसके लिए क्या रेमेडी है। टारगेट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट 5 साल में एक बार फिक्स करना होता है। अभी टारगेट क्या चल रहा है? टारगेट्स का उस टारगेट को नहीं मीट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नवंबर में एक स्पेशल मीटिंग हुई थी। वो भी स्टैट्यूट में लिखा है, अगर गवर्नमेंट का फिक्स किया हुआ टारगेट नहीं मीट आउट होता तो एक स्पेशल मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हाँ, 5 साल में एक बार होता है। 4% का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया हुआ था। 4% का 4% का टारगेट फिक्स किया था। प्लस माइनस उसमें होती है, 2% की प्लस माइनस की वेरिएशन अलाउड होती है। लेकिन 6% तक अलाउड थी, 6% से भी ज्यादा हो गई थी, तो नवंबर में एक स्पेशल मीटिंग हुई थी मॉनेटरी कमेटी की, इसको मॉनिटर करने के लिए। उस मीटिंग में डिसीजन का जो भी रिजर्व गवर्नमेंट को उसने रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट दी वो पब्लिक नहीं की गई। सो स्पेशल मीटिंग होती है ऐसी सिचुएशन में। टारगेट इन्फ्लेशन का कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली क्या टारगेट है? 4% प्लस माइनस 2%। 6% तक हो गया टॉलरेंस लिमिट, 6% से ज्यादा थी, इसलिए फिर स्पेशल मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की नवंबर में हुई थी। इनकम टैक्स सेक्शन, अरे सॉरी, रिवोकेबल और इरिवोकेबल, अगर एलसी में कुछ भी नहीं लिखा तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? इरिवोकेबल ट्रीट किया जाएगा। इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन है जिसके तहत, अंडर विच इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन? सेक्शन 80E। 80E। पैन क्या है? 10 डिजिट का होता है। अल्फा कितने होते हैं इसमें? टोटल 10 डिजिट होते हैं। फर्स्ट 5 अल्फा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 डिजिट्स होते हैं। 10th फिर अल्फा होता है, ठीक है। जो फिफ्थ है, फिर फिफ्थ अल्फाबेट बेसिकली वो सरनेम का फर्स्ट लेटर होता है। ये DSCR है। DSCR कैसे कैलकुलेट करते हैं? DSCR बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने किया था। नेट प्रॉफिट फार्मूला इसका पता है होगा आपको, कल किया था हमने।
फार्मूला होता है डीएससीआर का, डीएससीआर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्नओवर डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्नओवर प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्नओवर। ये इंस्टॉलमेंट ऑन टर्नओवर का मतलब बेसिकली इंस्टॉलमेंट ऑन टर्नओवर का मतलब प्रिंसिपल। ईएमआई के केस में ईएमआई आएगी जिसके अंदर इंटरेस्ट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ऊपर वाले में ईएमआई के केस में निकाल के उसमें से कितना पोर्शन इंटरेस्ट का वो पोर्शन आएगा अकेला। तो नॉर्मली नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्नओवर ऊपर आ जाता है, नीचे इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्नओवर प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्नओवर। तो इंटरेस्ट ऑन टर्नओवर ऊपर भी आता है नीचे भी आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन टर्नओवर है जो इंटरेस्ट ऑन टर्नओवर ऊपर भी नीचे भी। इस केस में नेट प्रॉफिट कितना है 50, टैक्स 20 है। 50 में से 20% टैक्स कटने के बाद कितना आ गया, नेट प्रॉफिट कितना बचा 40, ठीक है। प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितनी है 10, 40 प्लस 10 डेप्रिसिएशन 50 प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म ऑन इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट 20 एंड 12, 12 हो गया प्लस 12 डिवाइडेड बाई इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म ऑन कितनी है 20 प्लस इंटरेस्ट 12। तो 40 10 50 12 62, 62 डिवाइडेड बाई 32 जितना भी आएगा ये 1.94 के करीब आएगा। टोटल लायबिलिटी 120 है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज 90 है, करंट एसेट्स 40 है, करंट रेशो निकालनी है, ये दिया हुआ है आपको। इसके लिए देखो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए फिलहाल जो हाईलाइट किया मैंने। टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितनी है 120, सो टोटल एसेट्स भी 120 हो गए। टोटल लायबिलिटी 120 है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज 90 है, तो बाकी जो बच गए देखो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं, दोनों का टोटल होता है 120 टोटल लायबिलिटी है, 90 लॉन्ग टर्म सोर्सेज या 30 शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो गए, या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी 120 में से 90 गए 30, करंट एसेट्स 40 है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट रेशो, सो करंट रेशो 40 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 1.33। शॉर्ट टर्म सोर्सेज और करंट लायबिलिटी आर 120 माइनस 90 इस केस में, नॉट टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म सोर्सेज 90 निकाल के 120 30, 30 होगी शॉर्ट टर्म सोर्सेज या करंट लायबिलिटी। करंट रेशो क्या होगी करंट एसेट्स, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड करंट रेशो। एनडब्ल्यूसी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी होगी इस केस में, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। अच्छा सेविंग के केस में बैंक ने सेम रेट रखना होता है कौन से अमाउंट तक, 1 लाख रुपए तक, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट विद इन दिस लिमिट। उसके ऊपर बैंक सेपरेट डिफरेंशियल रेट्स सेपरेट दे सकता है, एडिशनल रेट दे सकता है। गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन में पेंशन पेमेंट्स को छोड़ के बाकी पे कमीशन क्या होता है 6.5 पैसे पर 100, 6.5 पैसे पर 100। पेंशन में क्या होता है, पेंशन में होता है 75 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, 75 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। मैक्सिमम कितनी ट्रांजेक्शन पेंशन की अलाउड है साल के अंदर, ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी 20 ट्रांजेक्शन कर दो, 14 ट्रांजेक्शन अलाउड है, 12 महीने होते हैं, दो मान लो एरियर वगैरह के लिए 14 से ऊपर का कमीशन नहीं मिलेगा। 14 ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन 75 रुपीज मिलते हैं, पर पेंशन क्रेडिट 75 रुपीज मिलते हैं। अदर देन पेंशन 6.5 पैसे 6.5 पैसे पर 100 बैंक को कमीशन मिलता है गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर। नॉन फी बेस्ड इनकम है, अच्छी इनकम होती है, इसलिए एम्फेसाइज करना चाहिए, मैक्सिमाइज इसको बिजनेस को करना चाहिए। जब लोन ग्रांटेड बाई 2 और मोर बैंक्स,
इकट्ठे लोन दिया जाता है कंसोर्शियम में या मल्टीपल बैंकिंग। मल्टीपल में नॉर्मली नहीं होता इस तरह, हो भी सकता है जब सेम सिक्योरिटी चार्ज इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ लोन, मल्टीपल में भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं पारी पासु चार्ज। कंसोर्शियम में नॉर्मली होता है, जहाँ ज्वाइंट फंडिंग होती है वहाँ पारी पासु चार्ज होता है सिक्योरिटीज के ऊपर। कन्या समृद्धि में जो 18 साल की एज पे पैसा निकाला जा सकता है, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर का 50%, मैक्सिमम उतनी अमाउंट की विड्रॉल की जा सकती है। कन्या समृद्धि जो गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट होता है, 10 साल से कम की बच्ची के लिए अकाउंट खुलता है। कितने साल के लिए अकाउंट खुलता है जे? 21 साल के लिए। मेच्योर मतलब होता है जब भी अकाउंट खुला उसके 21 साल के बाद 15 साल तक इसमें पैसे जमा करवाने होते हैं। मैक्सिमम अमाउंट कितना जमा हो सकता है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है। मिनिमम कितना हो सकता है? 250। पीपीएफ में मिनिमम 500 है, मैक्सिमम दोनों में 1.5 लाख है। ठीक है। कन्या समृद्धि में 250 से लेके 1 लाख तक, पीपीएफ में 500 से लेके, सॉरी, कन्या समृद्धि में 250 से लेके 1.5 लाख, पीपीएफ में 500 से लेके 1.5 लाख। ये तो एनुअल अमाउंट करवाया जा सकता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। विड्रॉल का कन्या समृद्धि पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए होता है, उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल के लिए, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। 15 के बाद 20 हो गए तो फिर 5 के लिए किया जा सकता है, हर बार 5 के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। कन्या समृद्धि अकाउंट 21 साल के लिए होता है, 15 साल तक इसमें पैसे जमा करवाने होते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल, बच्ची की एज 18 साल की हो जाए एजुकेशन पर्पज के लिए, कैन बी विड्रॉन एट 18 ईयर ऑफ एजुकेशन पर्पज, जहाँ वो मैट्रिक पास कर जाए या 18 साल ईयर की हो जाए, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का 50% अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। कन्या समृद्धि में दो कंडीशन या प्रीमेच्योर विड्रॉल की, 18 ईयर ऑफ एजुकेशन या 10th पास। ठीक है। हाई रिस्क रेटिंग कौन सी मानी जाती है इसमें? RP1, RP2, RP3, RP4, RP6। ये RP रेटिंग क्या है? बेसिकली जब रिस्ट्रक्चरिंग होती है, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रेटिंग करानी पड़ती है, 100 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी होती है, 500 करोड़ से ऊपर 2 रेटिंग मैंडेटरी होती है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। बेसिकली रेजोल्यूशन प्लान, आरपी का मतलब रेजोल्यूशन प्लान की ये रेटिंग होती है। RP4 रेटिंग मैंडेटरी जरूरी है, RP4 से ऊपर आ जाए, RP5 आ जाए, 6 आ जाए तो हाई रिस्क माना जाता है। RP1, 2, 3, 4 मान्य है, एक्सेप्टेबल है। RP4 एक्सेप्टेबल है, RP3 उससे बेटर ही होती है। तो रेजोल्यूशन प्लान की रेटिंग होती है। डीआईसीजीसी ने डिपॉजिट इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ा के कितना किया है? पहले 1 लाख होता था, अब 5 लाख है। डीआईसीजीसी क्या है? बेसिकली बैंकों के डिपॉजिट को इंश्योर करती है। अगर बैंक को फेल हो जाता है, जैसे पीछे कई बैंक प्राइवेट फेल हुए, कोऑपरेटिव बैंक फेल हुए, तो बैंक को, कस्टमर को पैसा मिल जाता है। कितना? 5 लाख रुपए पर कस्टमर पर। सेम राइट में जो अकाउंट हो तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट इंश्योर्ड होता है डीएससीजीसी से। डीएससीजीसी इसके बदले में क्या लेता है? प्रीमियम। प्रीमियम का रेट क्या है? 12 पैसे, 12 पैसे पर ₹100 पर एनम, पेबल हाफ ईयरली, पेबल इन एडवांस, पेबल हाफ ईयरली इन एडवांस। रेट क्या है? 12 पैसे पर 100 पर एनम, 12 पैसे पर 100 पर एनम रेट है। पेबल हाफ ईयरली होता है, इन एडवांस होता है हाफ ईयर का। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का पर सेम राइट में अकाउंट 5 लाख रुपए तक का होता है, पहले 1 लाख होता था इंश्योर्ड। गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट, गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है, उसमें गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट मैक्सिमम 50 ग्राम का के अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है। अच्छा, ए ने बी से गुड्स परचेज की 6 टाइम पिछले 10 महीने में, किस तरह की उसके लिए एलसी सूटेबल है? मतलब एलसी पे उस माल परचेज करता है, या तो 6 बार आएगा बैंक से एलसी लेने के लिए, ठीक है, या फिर उसको रिवॉल्विंग एलसी बोलते हैं, जो सीसी की तरह की होती है, अमाउंट रीइंस्टेट हो जाता है जितना रिटायर हो जाए। तो इस तरह के कस्टमर के लिए रिवॉल्विंग एलसी इज द सुटेबल। रिसीवेबल 20 लाख है साल के एंड पे देखा गया, सेल उसकी साल में हुई 120 लाख। डेटर कलेक्शन पीरियड क्या है उसका? सेल डिवाइडेड बाई रिसीवेबल 120 डिवाइडेड बाई 20, 6 बार घूम गया। इसका मतलब साल के अंदर महीने कितने थे? 12, तो 6 बार घूम गया तो 2 महीने उसका डेटर कलेक्शन पीरियड हो गया। डेटर कलेक्शन पीरियड बेसिकली 2 महीने के बाद उसकी 2 महीने की एट ए टाइम जो 20 रिसीवेबल है वो कितने महीने की सेल के इक्विवेलेंट है?
120 साल की सेल है, मंथली सेल होगी 10, 12 पे डिवाइड करके। जो रिसीवेबल 20 लाख के हैं वो कितने महीने के हो गए? 2 महीने के। सो डेटर कलेक्शन पीरियड कितना हो गया? 2 महीने। एमपीवीएफ निकालने का जो सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग है उसमें एनडब्ल्यूसी की क्या गाइडलाइन है? एनडब्ल्यूसी मिनिमम कितना होना चाहिए? 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स। एमपीवीएफ का सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग क्या बोलता है? एनडब्ल्यू शुड बी, मतलब जो एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स शुड बी ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जो लेके आया जाता है उसे क्या बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल और एनडब्ल्यूसी। इससे करंट रेशो 1.33 इंश्योर हो जाती है। हाउ डू वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल लिमिट अंडर कैश बजट मेथड? कैश बजट मेथड में वर्किंग कैपिटल लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है? बेसिकली पीक कैश डेफिसिट को लिया जाता है, आने वाले साल का, जिस साल की हम पीवीएफ निकाल रहे हैं, लिमिट्स निकाल रहे हैं, लिमिट सेटअप कर रहे हैं, उसका कैश बजट बना लिया जाता है, प्रोजेक्टेड कैश बैलेंस बजट बना लिया जाता है, कैसे कैसे पैसा आएगा, कैसे कैसे जाएगा। जो पीक डेफिसिट होएगा दैट विल बी सेटअप एज ए वर्किंग कैपिटल लिमिट। एक्चुअल ड्रॉल विड्रॉल जो अलाउ की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डीपी, लेकिन लिमिट सेटअप करने के लिए जो पीक कैश डेफिसिट है, मैक्सिमम कैश डेफिसिट किसी भी दिन आया पूरे साल के अंदर, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट, जहाँ लिमिट वर्किंग कैपिटल की फिक्स कर दी जाती है। ये सीजनल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री वगैरह में, ये सीजनल में, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली यूज की जाती है मेनली। एट्टी टी टी ए क्या है? सेक्शन 80 टी टी ए, बेसिकली 80 टी टी ए क्या है? अंडर सेक्शन 80 टी टी ए, सेविंग इंटरेस्ट अप टू ₹10,000 सभी के लिए इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। एक सेक्शन कौन सा है इनकम टैक्स एक्ट का? 80 टी टी ए। जो सीनियर सिटीजन है उसको 10,000 की जगह पे 50,000 तक है, लेकिन उसमें हर तरह के डिपॉजिट, सेविंग भी, एफडी भी, दोनों ही इंक्लूडेड है। सो 80 टी टी ए है 10,000 सभी के लिए, 80 टी टी बी सीनियर सिटीजन के लिए, सेविंग एंड एफडीआर दोनों का इंटरेस्ट 50,000 रुपए तक का है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक का। ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आफ्टर, ये जो पेंशन का कुछ पोर्शन कम्यूट करवा लिया जाता है, नॉर्मली बैंकों के केस में 1/3 होता है, गवर्नमेंट के केस में शायद अब 40% होने लगे। जो भी अमाउंट जितना पेंशन आदमी कम्यूट करवाता है उसको लमसम में अमाउंट मिल जाता है उस पेंशन का। सो और रिस्टोर कब होता है? 15 साल के बाद। बेसिकली जो कम्यूट होता है पोर्शन, वो 15 वह इंटू 12, 180 महीने की होगी ना, 180 महीने के बराबर का पैसा नहीं मिलता, क्योंकि इंटरेस्ट भी लगता है, कम मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 10 साल के इक्विवेलेंट का मिलता है। तो 10-15 साल के बाद रिस्टोर हो जाता है। तो जो कम्यूटेशन वैल्यू है, रिस्टोरेशन होती है 15 साल के बाद। एनआरई डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड क्या होता है? मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 10 साल। एफसीएनआर का क्या होता है? मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर। डोमेस्टिक डिपॉजिट का क्या होता है? मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर्स। कैपिटल एडिक्वेसी पर्पज के लिए नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स को फंड बेस्ड लिमिट्स का कितने परसेंट माना जाता है रिस्क वेट पर्पज के लिए? देखो, जो फंड बेस्ड लिमिट्स है वो तो हमारी बैलेंस शीट में आ जाती हैं, नॉन फंड बेस्ड बैलेंस शीट में तो नहीं आती, तो फुटनोट में आती हैं, जो शेड्यूल में आती हैं। नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स का भी रिस्क वेट 100% ही होता है, मतलब 100% ऑफ फंड बेस्ड इक्वल। रिस्क वेट कितना देना है दैट विल डिपेंड अपॉन क्रेडिट रिस्क रेटिंग, लेकिन फंड बेस्ड का 100% ही माना जाता है, इक्वलेंट है। किसी समय 50% होता था बहुत साल पहले, अब 100% है नॉन फंड बेस्ड का। मनरेगा, ये महात्मा गांधी के नाम से ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। ये स्कीम का क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, बेसिकली इसका मतलब है कि मिनिमम लेवल ऑफ थ्रेश हाउस होल्ड सिक्योरिटी देनी रूरल हाउस होल्ड को,
ऑन डिमांड राइट टू वर्क मिले एटलीस्ट फॉर 100 डेज इन ए ईयर। ये इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बेसिकली एमजी नरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। बेसिकली ये एक एक्ट आया था, उसके तहत ये है कि मिनिमम लेवल ऑफ हाउस होल्ड सिक्योरिटी रूरल हाउस होल्ड को मिले, ऑन डिमांड राइट टू वर्क मिले एटलीस्ट फॉर 100 डेज इन ए ईयर। एनसीएएफ क्या है? फुल फॉर्म नेशनल न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क। लॉन्ग टर्म रेटिंग एजेंसी कौन सी है? डबल ए, ट्रिपल बी, A1, डबल बी, डबल बी। लॉन्ग टर्म रेटिंग कौन सी है? इसमें सारी ही लॉन्ग टर्म है, अकेले A1 को छोड़ के। A1 वाली है जो, ये शॉर्ट टर्म है। बेसिकली लॉन्ग टर्म के सिंबल क्या है? लॉन्ग टर्म रेटिंग के ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, सिंगल बी, सी एंड डी। ये लॉन्ग टर्म रेटिंग है। शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इस तरह के नंबर है A1 प्लस, A1, A2, A3 एंड डी। इस तरह के रेटिंग सिंबल है। ये डी तो दोनों में होता है, लेकिन A1 आप ये याद रख लिए, A1 प्लस, A1, A2, A3 ये है शॉर्ट टर्म के। ये जो ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी सी डी, ये है लॉन्ग टर्म रेटिंग के सिंबल। एक्सटर्नल एजेंसी से रेटिंग करवाई जाती है। हर हर लोन की बैंक को रेटिंग करवानी पड़ती है। 25 करोड़ थ्रेश होल्ड है पंजाब नेशनल बैंक में। डिफरेंट बैंकों में 25 करोड़ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 25 करोड़ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 करोड़ है। डिफरेंट बैंकों में डिफरेंट थ्रेश होल्ड होती है। इस थ्रेश होल्ड के ऊपर बड़े बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेटिंग एजेंसी कितनी है इंडिया में? रिकॉग्नाइज्ड, सेबी रिकॉग्नाइज करता है, सेबी रेगुलेट करता है रेटिंग एजेंसी को। पहले 7 होती थी, अब 6 हैं। ब्रिक वर्क रेटिंग को का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। अब 6 एजेंसी हैं। ठीक है, केयर, क्रिस्टल, इकरा, इंडिया रेटिंग, इन्फोमेरिक्स, कौन सी? इक्विटी, इक्विटी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रहेगी। जो 7वीं जिसका लाइसेंस कैंसिल हो गया वो था ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क का लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब 6 रेटिंग एजेंसी हैं। इन 6 रेटिंग एजेंसी का बेसिकली इनमें से किसी एक से रेटिंग करवानी होती है। 25 करोड़ से ऊपर का कोई लोन है, जो रेटिंग होती है ट्रिपल बी रेटिंग होती है, उसका 100% रिस्क वेट होता है। इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोला जाता है। इससे नीचे जो रेटिंग है इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं माना जाता। ठीक है, जिसमें ट्रिपल बी होती है 100 होता है, जिसमें ए रेटिंग हो जाती है तो 50% रिस्क वेट होता है। डबल ए में 30% होता है, ट्रिपल ए में 20% होता है। स्मॉल कंपनी किसे बोला जाता है? स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? जिसकी मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर इज 100 करोड़, उसे स्मॉल कंपनी बोला जाता है। पीएम फसल बीमा योजना, रबी क्रॉप का प्रीमियम कितना होता है? 1.5%, 1.5%। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये टर्म है। टर्म रिलेट किसको करती है? पीएम किसान सिंचाई योजना। ठीक है, यूएफसी किस चीज की एब्रीविएशन है? अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। ठीक है, सीआईआरपी की फुल फॉर्म क्या है? कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। केसीसी लिमिट, जिसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करती है। केसीसी लिमिट कितनी होती है? जब पीछे भी आ गया था क्वेश्चन, डिफरेंट फॉर्म में आया था, वहां कवर कर लिया था। 3 लाख रुपए तक का जो लोन है किसान को, केसीसी का लोन लिमिट है 3 लाख रुपए तक की। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट सबवेंशन देती है 1.50%। पहले 2% होती थी, अभी 1.5% कम करके 1.5% की है। फार्मर को 7% इंटरेस्ट लगेगा, जी 1.5% बैंक को मिलेगा। सो 7 + 1.5 बैंक को 8.5 मिल गया, फार्मर को 7 लगा।
अगर वो 3 लाख की लिमिट है, अगर वो ओनली अलाइड एक्टिविटीज में डेयरी फिशरी फार्म वगैरह में काम कर रहा है किसान, एक्टिविटी है, तो 3 लाख की जगह पे वो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सबवेंशन 1.5% के रूप मिलेगी। अगर वो रेगुलर पेमेंट करता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है, रेगुलर है पेमेंट्स उसकी, तो उसको एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन 3% और मिल जाती है, तो उसको कॉस्ट पड़ेगी 4%। वीकर सेक्टर का टारगेट पहले हम पीछे डिटेल में कर चुके हैं, 11.5% है 22-23 का, 23-24 में 12% होगा। टारगेट ऑफ टोटल प्रायोरिटी सेक्टर फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक क्या है? 40% ऑफ ANBC और COB, विच एवरेज मोर। ठीक है। एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर में कहां तक होता है? 20 लाख तक। ठीक है। माइनर की एज क्या होती है? माइनर की एज होती है जो नेचुरल गार्डियन यहाँ कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया है, या एक नॉर्मल है, दोनों केसेज में कितनी कितनी होती है? दोनों केसेज में ही 18 साल होती है। पहले क्या होता था, जो नॉर्मल केस में 18 साल होती थी, जहाँ कोर्ट अपॉइंट करता था तो 21 साल होती थी, लेकिन बहुत सालों से ये दोनों के केसेज में 18 साल है, चेंज हो गया है। कवरेज पीरियड पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में कवरेज पीरियड क्या है? 1 जून से लेके 31 मई तक। दोनों ही पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भी, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 1 जून से लेके 31 मई तक का कवरेज पीरियड है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी के पार्टनर नहीं बन सकती, कौन सी है वो? एचयूएफ पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकती, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। GCL में NCGTC कितना गारंटी फी बैंकों से चार्ज करती है या कस्टमर से चार्ज करेगी? 0। कस्टमर से या बैंक से कोई गारंटी फी चार्ज नहीं होती, फुल 100% कवरेज मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये GCL क्या था? बेसिकली कोविड रिलीफ था। कोविड में एक्स्ट्रा जो लोन कस्टमर को दिया गया था, अभी 31 तक अभी वैलिडिटी है इसकी, 31 तक। इंटरेस्ट, SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इंटरेस्ट पेमेंट की पीरियोडिसिटी क्या है? हाफ ईयरली है। ईज का फुल फॉर्म क्या है? इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। बेसिकली अंडर ईज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल बैंकों को मेजर करती है कि कौन से बैंक का ईज में कहाँ पे आया, डिफरेंट पैरामीटर जो हैं। तो ईज की फुल फॉर्म क्या है? इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। आउटवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट किसी कस्टमर को दिया हुआ है बैंक ने, उसको कैंसिल करना है, तो ऑथराइज डीलर ने वो किस रेट पे कैंसिल करेगा? जो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन, जब कैंसिलेशन होती है तो उल्टा हो गया, वो परचेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किस रेट पे होगा वो? TT बाइंग रेट पे। TT बाइंग रेट पे, जहाँ पे कोई टाइम लैग इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे TT रेट लगता है, TT बाइंग और TT सेलिंग। वहां पे जहाँ टाइम लैग इन्वॉल्व होता है तो बिल बाइंग और बिल सेलिंग रेट लगता है। इंपोर्ट बिल है उसके लिए बिल बाइंग रेट लगेगा। एक्सपोर्ट बिल इंपोर्ट बिल में, हाँ इंपोर्ट करता है कस्टमर तो बिल बाइंग नहीं बिल सेलिंग होगा, क्योंकि इंपोर्टर को फॉरेन एक्सचेंज हमने देनी होती है। जब देनी होती है फॉरवर्ड, उस इंपोर्टर के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होती, उसको फॉरेन एक्सचेंज हमने देनी होती है, तो सेल करनी होती है, तो बिल सेलिंग रेट लगेगा। एक्सपोर्टर के केस में, एक्सपोर्टर के पास फॉरेन एक्सचेंज होती है, वो हमने खरीदनी होती है, तो अगर वो एक्सपोर्ट बिल लेते हैं, हम परचेज करते हैं, तो बिल बाइंग रेट लगेगा। अगर एक्सपोर्टर से वैसे कोई फॉरेक्स लेनी है, हमारा नोस्ट्रो अकाउंट पहले ही क्रिएट हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट भेजे थे या कुछ किसी तरह से, या कोई और जैसे इस तरह के केस में जहाँ टाइम लैग नहीं है, तो TT बाइंग रेट लगेगा। इस केस में भी TT बाइंग रेट लगेगा जब फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को किया हुआ है, उसकी कैंसिलेशन हो रही है। कन्या समृद्धि में मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स पर फैमिली क्या है? पर फैमिली मैक्सिमम अकाउंट के नंबर ऑफ अकाउंट्स 2 अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब बेसिकली फैमिली प्लानिंग को ये वो बढ़ावा देने के लिए किया गया। 2 से ज्यादा, कई बार क्या होता था इंडिया में, अभी भी बहुत सारी जगह पे ये है वैसे, हालांकि अभी गर्ल चाइल्ड के लिए काफी जागरूकता है, लड़की लड़के में कोई डिफरेंस वैसे है नहीं कोई, फिर भी स्पेशली रूरल एरियाज में मतलब इसको डिस्करेज करने के लिए कि ज्यादा बच्चे ना हों, 2 बच्चों तक के लिए इसका समृद्धि अकाउंट अलाउड है। लेकिन किसी केस में अगर सेकंड चाइल्ड ट्विंज हो जाए तो तीनों बच्चों के लिए अलाउड है।
या इवन 3 बच्चे हो जाए, या सबसे पहला बच्चा ही तीन बेटियां हो जाए, तो उस केस में, जहाँ पे गॉड गिफ्ट है, उस केस में 2 से ज्यादा अलाउड है। अदरवाइज नंबर ऑफ अकाउंट्स मैक्सिमम 2 ही अलाउड है। सेटलमेंट इन कैश और रेडी रेट, उसकी सेटलमेंट कब होती है? कैश रेट या रेडी रेट क्या होता है? जब सेम डे सेटलमेंट होती है। स्पॉट रेट क्या होता है? T+2 वर्किंग डेज, 2+2 वर्किंग डेज। स्पॉट रेट देखने में लगता है स्पॉट रेट का मतलब स्पॉट पे होगा, स्पॉट रेट का मतलब स्पॉट नहीं होता, T+2 वर्किंग डेज में उसकी डिलीवरी होती है। जो इमीडिएटली करनी है सेम डे, तो उसे कैश रेट या रेडी रेट बोला जाता है। अगले दिन करनी है तो उसको टॉम रेट, टुमारो से टॉम बनाए, TOM, टॉम। टॉम रेट होता है जो अगले दिन सेटलमेंट होनी है, T+1 वर्किंग डे। LIC पॉलिसी के ऊपर लोन लेना है तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लोन क्या होता है? LIC पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब कि पॉलिसी सरेंडर की जाए तो LIC से मिनिमम इतना अमाउंट को बैंक को मिल ही जाएगा, उसके ऊपर मार्जिन रख के लोन दिया जाता है। इंडिया में हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 सितंबर। If we open an account without present address in OVD, within how much time OVD containing current address is to be submitted? 3 months. Basically, OVD कल हमने किया था कि OVD 6 OVD रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जो कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस के लिए, इंडिविजुअल के लिए 6 में से कोई एक लेना मैंडेटरी है। लेकिन कई बार 6 में से एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, लेकिन उसका एड्रेस उसमें डिफरेंट है, कस्टमर का एड्रेस डिफरेंट है, वो माइग्रेट होकर कहीं आ गया दूसरी जगह पे, तो अकाउंट खोला गया है, हमने OVD डिफरेंट एड्रेस का लिया है, एड्रेस यहाँ का लिखा है, तो इस तरह के केस में करंट एड्रेस वाला OVD लेना है विद इन 3 मंथ। करंट एड्रेस का अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग दो तीन तीन चार कल हमने किए थे, 3-4 डॉक्यूमेंट है, जैसे उसका अलॉटमेंट लेटर है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन कोई उसको मिली है, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा। लेकिन करंट एड्रेस वाला OVD विद इन 3 मंथ उसको देना पड़ेगा। जो माइनर की, किसी आदमी की डेथ के बाद उसके माइनर को, माइनर की टेक केयर करने के लिए कोर्ट अपॉइंट करती है पर्सन, उसको क्या बोलते हैं? लीगल गार्डियन। तो माइनर की टेक केयर करने के लिए कोर्ट अपॉइंट करती है जिस आदमी को, उस आदमी को बोलते हैं लीगल गार्डियन। बैंक ने नोट्स शुड नॉट बी स्टेपल्ड, ये RBI ने बोला है। ये कौन से एक्ट के अंतर्गत RBI ने ये डायरेक्शन दी है? सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में RBI बैंकों को डायरेक्शन दे सकती है, डिफरेंट डायरेक्शन टाइम टू टाइम देती रहती है। बैंक नोट शुड नॉट बी स्टेपल्ड, ये भी अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की डायरेक्शन है। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ ए मिसिंग पर्सन कितने साल के बाद आती है? मिसिंग पर्सन की 7 साल के बाद। 7 साल के बाद ये क्या होता है? प्रिजम्पशन ऑफ डेथ मान के 7 साल के बाद उसको सेटलमेंट कर, डेथ मान के एक तरह से सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अब 7 साल मान लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर करती है, वर्किंग कैपिटल लिया हुआ है, उसकी इन्वेंट्री क्या है आपके लिए? इन्वेंट्री को क्या बोला जाता है? प्राइमरी सिक्योरिटी। उसकी उधर लैंड बिल्डिंग हमने मॉर्गेज की है, चार्ज क्रेडिट किया है, उसे क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। A एंड B का ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेट किया गया है, ज्वाइंटली है। पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है C को। ठीक है। बैंक के पास मैसेज आया कि एक ही डेथ होगी, सब्सिक्वेंटली चेक के जो पावर अटॉर्नी होल्डर द्वारा साइन किया हुआ आ जाता है, तो चेक वापस होगा, चेक वापस होगा। इम्पोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स रिटायर नहीं किए ड्यू डेट पे, फॉरेक्स रिस्क को अवॉइड करने के लिए बैंक ने US डॉलर का जो उसकी लायबिलिटी थी उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, इसे क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन।
पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होती है? पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद अपरेंट टेन्योर एंड गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। ये अंडर सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन किया गया है। सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद अपरेंट टेन्योर एंड गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस without having a sufficient cause to believe that a defect exists in the title, उसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोला जाता है। जीसीएल में एनसीजीटीसी की कवरेज 100% है, पहले हो चुका है ये। रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक, गलती से कोई आर्टिकल बैंक में रह गया तो रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर का क्या है? बैंक उस केस में ट्रस्टी है, कस्टमर बेनिफिशियरी है। लॉकर रेंट के केस में 7400 लॉकर रेंट है, ब्रेक ओपन चार्ज 200 रुपए है। इस तरह के केस में कितना एडवांस उससे डिपॉजिट लिया जा सकता है? गाइडलाइन है, गाइडलाइन क्या है? 3 महीने का रेंट है। 3 महीने का रेंट कितना है? 3 महीने का नहीं, सॉरी 3 साल का। 7400 इंटू 3 प्लस ब्रेक ओपन चार्जेस 2000, कितना हो गया? 7 या 21 बाई 200 और 2 2400। 7400 इंटू 3 7 या 21,000 और 1200 बाई 200 प्लस 2 24,200 रुपए। उससे एडवांस में हम उस अमाउंट की डिपॉजिट एफडीआर मांग सकते हैं, इससे ऊपर एफडीआर नहीं मांगी जा सकती। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कस्टमर ने कितने साल तक डिपॉजिट कराना होता है पैसा? 21 साल तक का अकाउंट होता है, 15 साल तक पैसा डिपॉजिट करवाना होता है, 15 साल तक डिपॉजिट करवाना होता है। स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स में रिस्क वेट कितना होता है? 20%। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स में 0% रिस्क वेट होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी होती है? सेबी। आरबीआई भी रिकॉग्नाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ सेबी रिकॉग्निशन, लेकिन प्राइमरी रेगुलेटर इनका सेबी है। रिसेंटली न्यूज में आया क्योंकि इसने ब्रिक वर्क का लाइसेंस सेबी ने कैंसिल किया, उसके बाद फिर आरबीआई ने भी पिछले 3 दिन पहले दोबारा सर्कुलर इशू किया है जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 6 की लिस्ट दी गई है। ब्रिक वर्क जिसको सेबी ने जिसका लाइसेंस कैंसिल किया है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। रुपे कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? एनपीसी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नॉमिनेशन कौन से अकाउंट में? सिंगल कैपेसिटी वाले अकाउंट में। ये नॉमिनेशन सिर्फ ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल के अकाउंट में हो सकती है। नॉमिनेशन इंडिविजुअल के अकाउंट में हो सकती है और नॉमिनी भी इंडिविजुअल ही हो सकता है, लेकिन एक सिंगल कैपेसिटी अकाउंट होता है जिसमें नॉमिनेशन अलाउड है अदर देन इंडिविजुअल। वो कौन सा होता है? सोल प्रोपराइटर अकाउंट। बेसिकली सोल प्रोपराइटर भी एक तरह से एक ही आदमी का अकाउंट है, वो इंडिविजुअल की तरह माना जाता है, तो सोल प्रोपराइटर के अकाउंट में भी नॉमिनेशन अलाउड है। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग नेशनलाइज्ड बैंकों में कितनी होती है? 51% जनरली। आज के लिए इतना ही। साथियों, आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत कमिंग एग्जाम के लिए आपको रिक्वेस्ट है कि मेरे को आप अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो जरूर मेरे को इस नंबर पे होने के बाद व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, ये मेरा नंबर है, या मेरे को मेल कर देना ksinghalabanker@gmail.com। ठीक है, या 7028052030 पे व्हाट्सअप कर देना। अगले साथियों के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।